नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, जिसमें हम पाठ 8 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। पवन किस तरीके से आते हैं, कितना नुकसान होता है, तूफान किस तरीके से आता है, क्या क्या नुकसान होता है, चक्रवात के बारे में। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात के ने पार किया था, जो चित्र 8.1 में इस चक्रवात का पवन वेग 200 किमी था। चक्रवात में 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था, जिससे कि 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मिनट ऊंची समुद्र तट लहरें भी थी, जिससे टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत सप्लाई को प्रभावित किया था। अब देखिए क्या क्या नुकसान होता। तो उड़ीसा में कब आया था? 18 अक्टूबर 1999 में आया था। तो जो चक्रवात का पवन वेग कितना 200 किलोमीटर का था, जिसमें 45,000 भवन और 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। उसी के बाद 29 अक्टूबर को वापस आया था, जिसमें 260 किमी से था, जिसमें समुद्र की लहरें तट से टकराई थी, जिससे क्या क्या कृषि, परिवहन, संचार, विद्युत आदि को क्या हुआ था? नुकसान हो गया था। देखिए यहाँ पे हमें चित्र बताया गया है। उड़ीसा के समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात सैटेलाइट द्वारा लिया गया था, तो इस तरीके से आया था। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन चक्रवात होता क्या है, ये कैसे बनते हैं, इन्हें विनाशकारी क्यों होते हैं? इन अध्ययन में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायता करेंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलापों का आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। चलिए हम अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वायु दाब डालती है। चलिए इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए और इसे पानी से भरकर लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म करें जब तक कि पानी उबलने न लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्कालीन डिब्बे को ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वाश बेसिन में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डाल दीजिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? अब आपने क्या किया, देखिए अब आपने इस तरीके से रखा। अब आपने टीन का जो डिब्बा लिया था, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो गया? यदि आपको टीन का डिब्बा न मिले तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए और इसे गर्म जल को खाली करने इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। बोतलों को नल के बहते पानी में नीचे रख दीजिए। अब आपने कुछ अनुभव करने का प्रयास किया होगा, तो क्या हो जाएगा कि जो गर्म पानी की वजह से हमने गर्म पानी डाला, उसकी वजह से क्या हो जाएगी? बोतल पूरी पिचक जाएगी। जब आप पतंग उड़ाते हो तो क्या आपके पीछे आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में या किसी नाव में, तो क्या इसके चालन आसान होता है? इसे चला सकते हो आप आसानी से। यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा में आ रही है जिसमें आप नौका ले जा रहे हो, तो क्या आपको पवन की दिशा में प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? हाँ, कि जिस और हम लोग जा रहे हैं, अगर उसी तरीके से अगर हवा आ रही है तो हमें चलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। आप जानते हो कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हो कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा हो तो वह फट जाएगा। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा करें और इस साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार
को बनाए रखती है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्ती, बैनर अथवा झंडे लहराने लगते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं। यह प्रदर्शित करती है कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे में पानी डाला तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है और दाब के इस अंत के कारण डिब्बा पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। तो जिससे क्या होता है कि बाहर की हवा क्या हो जाती है, कम हो जाती है और अंदर की हवा ज़्यादा हो जाती है। तो जिसकी वजह से अगर हम उस पर ठंडा पानी डालते हैं तो क्या होता है, पूरी तरीके से वो पिचक जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। चलिए क्रियाकलाप 8.2। कागज का एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख के कम माप की गेंद जैसे आकार बनाएं। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दें। अब फूंक मारकर गेंद बोतल के भीतर डालने का प्रयास करें। देखिए बोतल में फूंक मारकर इस तरीके से आपको करना। इस क्रियाकलाप को विभिन्न अमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मार कर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहली और भुजो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों होता है ना। चलिए क्रियाकलाप 8.3 हमें यहाँ पर बताया गया है। लगभग एक समान माप वाले 2 गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भरकर दोनों गुब्बारे फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध लीजिए। अब गुब्बारे को साइकिल को स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारे के बीच में स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होगा, आप क्या देखते हैं। गुब्बारे के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाएं और देखिए क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे क्रियाकलाप हमें एक और बताया गया है। क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं। देखिए इस तरीके से लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे और जैसे कि चित्र 8.5 में दिखाया गया। अब कागज की पट्टियों के ऊपर से फूंक मारिए। पहली का विचार है कि पट्टी के ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे की ओर झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं। आइए क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप है, अर्थात वे वैसे ही है जैसे आपने सोचा था। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब कम होता है। चलिए हम जानते हैं। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है। इससे वायु के दाब घट जाते हैं और बोतल के भीतर वायु का दाब मुख के निकट दाब से अधिक हो जाता है। इसके कारण बोतल के भीतर वायु की गेंद बाहर की ओर आती है ना। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब गुब्बारे के बीच फूंक मारते हैं तो एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे होता है। यह तब संभव है कि गुब्बारे के बीच के स्थान पे वायु का दाब हो किसी तरीके से कम हो जाए, तब गुब्बारा एक दूसरी ओर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलने का प्रयास करता है। क्रियाकलाप 8.4 आपने देखा कि जब कागज की पट्टी ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज को फूंक मारने पर पट्टी ऊपर की ओर
दाब कम हो, तो ऊपर की ओर कब उठेगी पट्टी? जबकि दाब कम होगा, पवन कम होगा। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग पवन भवनों, झोपड़ियों, छत ऊपर प्रवाहित, यदि छत कमज़ोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी, पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगा। यदि आपने कभी ऐसा देखा है तो क्या आपने मित्रों को बताया है? तो जिससे क्या हो जाएगा, पूरा ऊपर की ओर उड़ जाएगा। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी विनाशकारी कैसे हो जाता है। यह आप जानते हैं, गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। वायु दाब वाले के बीच जितनी अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा, है ना। चलिए, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों की वायु के दाब में विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप भिन्नता के कारण हो सकता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आपकी सहायता करेंगे।